नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने से सरकार के फैसले के बाद से देश के आर्थिक माहौल में एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दो बड़ी कंपनियां आरसेलर मित्तल और उससे पहले पॉस्को तक ने जिस तरह से अपने हाथ खींचे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि पॉलिसी के स्तर पर स्थितियां बदल जाने पर भी जहां उन्हें लागू करने की बात है, वहां निराशा क्यों हाथ लग रही है। और शायद ये वजह है कि एफडीआई बढ़ाने के फैसले के बाद भी जो जोश और उत्साह दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। नीयत अच्छी है तो फिर नतीजा क्यों नहीं है? किस तरह से बदलेंगे देश के आर्थिक हालात और किस तरह के राजनीतिक और आर्थिक कदम उठाने की जरूरत है, अभी भी ये जानने की हम कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले दो खास मेहमान हरवीर सिंह हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला अखबार के। एसके सरकार हैं, चेयरमैन इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी पीएचडी चेंबर्स। इसके अलावा अरुण मायरा हैं, मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, और साथ ही अजय दुआ फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरवीर जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, प्रधानमंत्री के जो बयान आए हैं अभी, उन्होंने कहा है कि जो हमारा घाटा है वो भी कम होगा और जो ग्रोथ की रफ्तार है वो भी बेहतर होने की उम्मीद है। कितना पॉजिटिव सिग्नल है ये? देखिए, उम्मीद तो पॉजिटिव रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जो अभी तुरंत जो फैसले हुए हैं उनसे इन दोनों चीज़ों पर तुरंत कोई असर आने वाला हो। ना तो आपका घाटा इनसे एकदम कम होने वाला है, आगे आने वाले 1-2 साल में इनके फ़ायदे हमें नज़र आएंगे। और अभी जो परिस्थिति है उसमें यह है कि चालू खाता घाटा को कम करने के लिए पूरी जो कोशिश सरकार कर रही है, एक तो रुपया का जो डेप्रिसिएशन हुआ था उसका एक बड़ा असर पड़ा है उसके ऊपर। हालांकि सरकार ने सोने के आयात पर अंकुश लगाने की जो कोशिश की है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो लेकिन रुपया अगर कमज़ोर होता है तो हमारा जो एनर्जी बिल है वो लगातार बढ़ेगा और उसके ऊपर हमारा चालू खाता घाटे के ऊपर असर आएगा। जहाँ तक ग्रोथ की बात है, मानसून अच्छा है और सरकार लगातार इस बात के संकेत दे रही है कि वो कदम उठाने जा रही है कई चीज़ों में। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बनाई गई और उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है, और बहुत सारे करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो है, जो अटके हुए प्रोजेक्ट थे, उनको पटरी पर लाने की कोशिश की गई है। अगर ये सब चीज़ें दुरुस्त रहती है, मानसून अभी जिस हालत में आगे भी ऐसे ही रहता है, और जो निवेश के अटके हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो पटरी पर आ जाते हैं, तो वाकई एक हमें उम्मीद है कि जो विकास दर है वो थोड़ा बेहतर रहेगी। नहीं तो जो 5-5.5% की जो बात हो रही है उससे आगे जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जो आम आदमी तक, जो सबसे नीचे पायदान पे जो आदमी खड़ा है, उस तक ये ग्रोथ कैसे पहुंचेगी, ये भी हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इस पूरी अर्थव्यवस्था में, इस पूरी इकोनॉमी में कितनी पॉलिटिक्स है, कितने पॉलिटिक्स का हाथ है जो उसे बेहतर बना सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अरुण मायरा, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से एफडीआई को लेकर बहुत दिनों से बात हो रही थी कि ज़्यादा लिबरलाइज किया जाए, जो उसका दायरा है वो बढ़ाया जाए, जब आखिरकार बढ़ाया गया है तो वो यूफोरिया देखने को क्यों नहीं मिल रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे? हम एफडीआई में और दरवाजे खोल रहे हैं, और सेक्टर में थोड़े दरवाजे थोड़ा ज़्यादा खोल रहे हैं, परंतु हमारे देश के दरवाजे बहुत खुले हैं, बहुत सालों से खुले हैं। बहुत सेक्टर में एफडीआई बिल्कुल 100% तक खुली थी। जो लोग बाहर हैं वो अंदर देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि अंदर हमारे देश में अभी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गड़बड़ है, बहुत घोटाले हैं। तो वो अंदर क्यों आए? वो अंदर फंस जाएंगे। और जो अंदर थे, जैसे आप कह रहे थे अभी, पॉस्को और आर्सेलरमित्तल, वो बाहर जा रहे हैं। और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जिनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट आजकल बाहर कर रही हैं दूसरे देशों में। ये इसीलिए कि अंदर बहुत ही मार्ग विरोध, अड़चन, बॉटलनेक्स हैं। और हमारा ध्यान, गवर्नमेंट का ध्यान इसी पे होना चाहिए कि ये मार्ग कि जिसमें फंस जाते हैं लोग सब प्रोसीजर में, उनको वो कैसे सुधारें। अगर वो हम करें ज़ोर के साथ, फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। अंदर से भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। अरुण मायरा, दरवाज़ों खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अरुण मायरा, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि जरूर इन्वेस्टर को हम बुलाएंगे, लेकिन वो कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैसे आकर्षित होगा, वो यहाँ आकर फंस जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो दो बड़ी कंपनियों के मैंने भी एग्जाम्पल दिए, उनके चला जाना एक बहुत बड़ा सबूत है कि सिर्फ एफडीआई के दरवाजे खोल देने भर से कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जो हमारी जो पूरी रूपरेखा है, उसकी जो वीकनेस है, वो आपको कहाँ नजर आती है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है? हमको नीति और योजना को उपकरण दिलाने की, या योजना को अंजाम तक पहुंचाने की
ज़रूरत है। हम पॉलिसी अनाउंस करते जाएं, पर अगर हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना कर सकें, उनको अंजाम तक ना पहुंचा सकें, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भी हम समझते हैं कि कमरे में हम रोशनी लाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बत्तियां लगाते हैं, जैसी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं। परंतु अगर जो हमारी तारें हैं, वायरिंग है, जिससे बिजली वो लाइटों को पहुंचे या उनका फ़ायदा हो, अगर वो हम वायरिंग को फिक्स ना करें तो ये बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये वायरिंग को फिक्स करना मतलब जो हमारी प्रोसीजर्स हैं, जो अंदर की हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम उनको फिक्स ना करें तो बड़ी बड़ी पॉलिसी का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये काम अंदर की जो हमारी वायरिंग, जैसे हम कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को फिक्स करने का काम, इसमें इतना ग्लैमर नहीं होता है। उसकी बातें टीवी में नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की बातें होती हैं, पर उनका फ़ायदा तभी होगा जब ये हम बाकी काम जो है, जो अंदर का काम है, वो करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बिल्कुल, प्रशासन का रिफॉर्म्स। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो वो उठा रहे हैं अरुण मायरा, और मैं बहस में शामिल करना चाहती हूँ अजय दुआ को, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अजय दुआ जी, आप अरुण मायरा की बात को आपने सुना, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ तो सीधे तौर पर वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो प्रशासन में जिस तरह की चीज़ें, यानी कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो जब अपना काम खत्म कर देती है, और जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जब बात आती है ब्यूरोक्रेसी को उसको इम्प्लीमेंट कराने की, कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें निराशा हो रही है। आपका तजुर्बा, आपने सरकार के साथ लंबे वक्त तक काम किया है, क्या बताता है आखिर कहाँ दिक्कत हमें हो रही है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं अरुण मायरा? अरुण मेहरा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें पॉलिसी के साथ साथ, नीति के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जिसे अमल बजावनी बोलेंगे, उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। और जिस स्तर पे हमें यह ध्यान देना चाहिए वो हो नहीं रहा। पर यह कहना कि वो जिम्मेदारी इम्प्लीमेंटेशन की बस ब्यूरोक्रेसी की है, दूसरे किसी की नहीं है, वो शायद उचित ना हो। कारण आजकल पॉलिटिकल लीडरशिप भी उतनी ही इन्वॉल्व है ब्यूरोक्रेसी में और इम्प्लीमेंटेशन में जितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा इसके। देखिए, हमने परसों घोषणा की कि हम टेलीकॉम में FDI 74% से 100% तक ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कारण जहां आप 74% दे सकते हैं, कंट्रोल फॉरेन कंपनी के पास पहले ही चला गया है, तो 74 का आप 100 कर दीजिए, उससे आपको विदेशी पैसा, विदेशी मुद्रा और आएगी। पर वो होने नहीं वाला एकदम, कारण जो पॉलिसी है वो इनकम्प्लीट है। एक टेलीकॉम पॉलिसी में अभी तक मर्जर एंड एक्विजिशन पॉलिसी के ऊपर घोषणा नहीं की गई। वो कहा गया है कि M&A पॉलिसी हम सितंबर महीने में बताएंगे। तो आज इसकी घोषणा कर रहे हैं, 3 महीने बाद M&A पॉलिसी की आप घोषणा करेंगे, तब तक ये 74 से 100% वाली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी रूप से आपने एक साथ ये कहा है कि अगर कोई नई कंपनी आती है एक सर्कल में और वो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को ले लेती है, तो हम लाइसेंस फी जो आज की है और जो पुरानी कंपनी ने भरी थी उसका डिफरेंशियल अमाउंट नई कंपनी से लेंगे। ये चीज़ें लोगों को बहुत डरा रही हैं कि देखिए, अगर हम कंपनी ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमें बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस फी तो हमें आज की देनी पड़ेगी। ये नीति का भी विषय है, ये इम्प्लीमेंटेशन का भी विषय है, ये किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में नहीं है। ये सरकार को पॉलिसी लेवल पे तय करना है कि अगर टेलीकॉम अट्रैक्टिव सेक्टर है इंडिया में, तो हमें हर किस्म की नीति, FDI नहीं, टेलीकॉम पॉलिसी भी उसकी लाइन में बनानी पड़ेगी। दूसरा, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमने साथ साथ कहा कि डिफेंस, रक्षा में हम 26 से 100% तक ले जाने को तैयार हैं, पर उसके साथ हमने क्या राइडर लगाए कि रक्षा मंत्रालय ही तय करेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है, और उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। रक्षा की जो कैबिनेट की समिति है उसने, बिल्कुल, कैबिनेट कमेटी आर्थिक मामलों की जो है वो नहीं, FIP भी नहीं, पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तय करेगी। तो इसमें आपने कोई रूपांतर नहीं किया। 2006 से एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसके नीचे ये ऑलरेडी अलाउड था कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री चाहे तो 26% से ज्यादा वो FDI अलाउ कर सकती है, और 2 केसेस में मुझे पता है उसमें अभी तक अलाउ भी किया गया था। तो क्या परिवर्तन हुआ
आप बाकी सब जगह तो आपने बस ऑटोमेटिक रूट को अप्रूवल रूट को ऑटोमेटिक रूट में किया, जी। 2 जगह आपने लिमिट बढ़ाई थी और वो दोनों चीज में आपने पूरी तरह से आप गए नहीं। लेकिन तो अजय जैसे दुआ कहा गया है एफडीआई पॉलिसी, जी अजय दुआ, लेकिन ये तो जो क्षेत्र है वो भी बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। आपको नहीं लगता कि रेगुलेशन तो कहीं ना कहीं, हम बाजार जब खोल रहे हैं, हम बुला रहे हैं विदेशी निवेशकों को, लेकिन उसके साथ साथ जो सेफ गार्ड्स हैं वो तो रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने चाहिए जी, हर कंट्री रखती है अपनी सुरक्षा के लिए। पर आप ये देखिए कि किस लिए उद्योग मंत्रालय ने, उद्योग मंत्री महोदय ने क्यों डिफेंस का प्रपोज किया था कि 26% से आप बढ़ा के 49% ले जाइए या उससे ज़्यादा ले जाइए। कारण आज आपकी मैन्युफैक्चरिंग देश की जहां 14% में 2006-2007 में थी, आज आप उसको 1.5%, 2% पे ले आए हैं। और जो चीज़ें डिफेंस इक्विपमेंट में लगती हैं जी। वो सारी चीज़ें सेंसिटिव नहीं होती। आप असेंबल करके कंपोनेंट्स को करेंगे तो वो सेंसिटिव बन जाते हैं। पर बहुत चीज़ें हैं जो मल्टीपर्पस यूज के लिए होती है, वो अगर देश में निर्माण हो तो आपका जो औद्योगिकरण है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो 1.5% से आगे कहीं जा सकेगा। हमारा ये, हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबली इंडस्ट्री स्लो हो गई, हमारे एक्सपोर्ट स्लो हो गए हैं, तो इस कारण हम अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा पा रहे। पर आप देखिए मई महीने के फिगर्स, आंकड़े आज उपलब्ध है। जी। इस मई 13 में बिल्कुल, मैं आती हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आती हूँ, लेकिन अभी एक और खास मेहमान है दुआ जी, एक और खास मेहमान है, उनको बहस में शामिल करूं, जो कि शायद बहुत अहम हिस्सा है, बड़े स्टेक होल्डर हैं, इंडस्ट्री का हम जिक्र कर रहे हैं। एसके सरकार हमारे साथ मौजूद है। एसके सरकार जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का अभी काफी जो है वो प्रोत्साहित करने वाला बयान आया है। इसके अलावा इंडस्ट्री बहुत दिनों से पुश कर रही थी कि एफडीआई लेकर आइए, वो भी आ चुका है। इंडस्ट्री फिलहाल किस तरह से देख रही है, जिसको पहले पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता रहा है, अब लगता है आपको पैरालिसिस खत्म हुआ है? मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप मेरे को जरा 10 सेकंड का टाइम दें तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करूंगा। हमें ये समझना चाहिए कि हम एक एमर्जिंग इकनॉमी है, और एमर्जिंग इकनॉमी के होने के नाते हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और अगर आप देखें तो जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लाइबोर आपके सामने है, किस तरह से लाइबोर के रेट्स फिक्स होते हैं, वो लंदन में फिक्स होते हैं, और किस तरह से वो फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बैंक्स का ये कहना है कि हमने ऐसा सोचा, हमने कि ऐसे ये रेट कल का होना चाहिए, उस बेसिस पे फिक्स होते हैं, तो जिस पे इंडिया का कोई से नहीं है। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। दूसरी बात है, आज की तारीख में जो है, जो आपका तेल के प्राइसेस हैं, उसमें भी कुछ उंगलियां उठ रही हैं कि ये प्राइसेस किस तरह से फिक्स किए जाते हैं। इन चीज़ों को अगर हम बैकग्राउंड में रखें, फिर उसके बाद हम देखें कि हम किस दिक्कतों से निकल रहे हैं, तो फिर शायद हमें समझने में आसानी होगी कि हमारा देश कितना तरक्की कर चुका है और कितना कर सकता है। एक और बात मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि आज की तारीख में ग्लोबल ट्रेड जो है काफ़ी नीचे आ चुका है। वो उसका इफेक्ट तो नेचुरली इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि इंडिया एक लार्ज कंट्री है, तो वो इफेक्ट ज़रूर आने वाला है। अब जहाँ तक बात रही हमारे इकनॉमी की कि हम कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं उनसे सहमत ज़रूर हूँ कि हमारे अंदर काफ़ी काबिलियत है, हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं जी। पर कुछ चीज़ें जो हैं, और दुआ साहब ने भी जो पॉइंट आउट किए हैं, हम चीज़ के डेप्थ ऑफ द मैटर में नहीं जाते हैं। जैसे आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, आप रिटेल ट्रेड को लीजिए, सिंगल ब्रांड की बात कर रहे हैं, उसमें हमने एक क्लॉज लगा दिया कि बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको साथ में करना पड़ेगा $50 मिलियन का। अब ये चीज नेचुरली जो है एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वो खटकती है उनके लिए। आपने गैस के प्राइस आपने दुगने कर दिए, 4.2 से लेके आपने 8.4 कर दिए। बहुत अच्छी बात है, इससे जो है इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ना चाहिए, पर साथ ही साथ उसके साथ जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल गए कि आपके पास पाइपलाइंस तो है ही नहीं। पाइपलाइंस की तो आपके लगने चाहिए ना, तभी तो ये एक चीज देखिए, एक तरफा काम कभी नहीं हो सकता है। इट हैज टू बी ए होलिस्टिक व्यू। सारी चीजों को आप जब तक इकट्ठा नहीं करके आप आगे बढ़ेंगे, तब तक आपको कोई भी उसका बेनिफिट जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि एक पूरी कंप्लीट तस्वीर जो है वो देखनी पड़ेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये जिक्र करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ किया जाना बाकी है सरकार के स्तर पर, और खासकर ऐसे दौर में जबकि सरकार चुनाव से कुछ ही महीनों की दूरी पर खड़ी है, क्या कुछ हम वाकई रियलिस्टिक उम्मीद हम कर सकते हैं सरकार से। ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं देश देशांतर। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बदलेगी देश की आर्थिक तस्वीर, कैसे युवाओं को मिलेंगी नौकरियां और कैसे जगेगी उम्मीद एक ऐसे वक्त में, खासकर जबकि सरकार चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। अरुण मायरा, ये बताइए कि आप ने शुरू से ही ये अपना स्टैंड लिया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दरअसल केंद्र में है इस तमाम परेशानी के, लेकिन ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 2 से 3 साल के दौरान ऐसा क्या बदल गया, या इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो 2009 के बाद यानी यूपीए 2 के दौरान हमने देखा है जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसे जिक्र आया है, या इसके अलावा कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री जो है डिसअपॉइंटेड है, घरेलू इन्वेस्टर भी पैसा नहीं लगा रहा है, नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, ये सब कुछ हमें अभी सुनने को क्यों मिल रहा है? आपको लगता है कि ये पूरा सिस्टम तो शायद पहले भी मौजूद था, अभी ऐसी क्या परेशानी आई है जो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है? जी देखिए, सब इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी रिफॉर्म होती है, खुलती है, और ख़ासकर ऐसे हालों में जब बाहर भी, जैसे आपकी दूसरे गेस्ट कह रहे थे, बाहर भी बहुत चेंजेस हो रही हैं, तो सब इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि अंदर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, उनको सुधारना चाहिए, उनको तगड़ा होना चाहिए। जैसे समुद्र में जहाज़ जा रहा है तो बाहर जो भी समुद्र में हो रही है, उन स्टॉर्म आ रहे हैं, तो कैप्टन अपने जहाज़ को टाइट करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जहाज़ क्या है? अपनी संस्थापनें हैं, अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जैसे इकोनॉमी बढ़े और रिफॉर्म हो, साथ साथ इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमारे ख्याल में ये 4-5 सालों में हमने अपनी इंस्टीट्यूशन पे ध्यान नहीं दिया। ये हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन थी जिसने सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने बताया कि रिफॉर्म क्या होने चाहिए, या पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन पे सब रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए। सब पार्टीज़ ने माना कि ये होने चाहिए, परंतु उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ध्यान दिया हमने? अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ध्यान दिया है? हम अभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें करते जाते हैं कि ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, और हम फिर कहेंगे कि उन रिफॉर्म्स के साथ साथ अगर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म ना करें तो हमको तकलीफ़ें आएंगी जैसे हमको आ गई हैं। और ये जो अंदर की रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म है, ये सिर्फ औद्योगिक हमारे इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए नहीं है, सब सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए हैं। जब पुलिस रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो, सब यही चाहते हैं जी। तो इनके ऊपर ध्यान देनी चाहिए थी, अब अभी ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल। हरवीर जी, सीधे सीधे गवर्नेंस की बात कर रहे हैं अरुण मायरा, और कह रहे हैं कि जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, यानी जो गवर्नमेंट है वो तो नज़र आती है लेकिन जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट है, और इसी वजह से जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। अब ये देखिए, जब से हमने लिबरलाइजेशन का काम शुरू किया, तमाम सारी चीज़ें हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोली या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गए। जो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें होता क्या है, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी में चले जाए, ज़्यादातर फेल है, आप देख लीजिएगा उसको। वहाँ पर ये होता है कि एक पुराना ब्यूरोक्रेट आके बैठ जाता है, उसको पहले से पता है रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद वो TRI के चेयरमैन बनेगा, वो डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन बनेगा, वो किसी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का चेयरमैन बनेगा, या कुछ और आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि वो पहले से वही लोग वहाँ आ जाते हैं जो वहाँ पर थे। और ये कनाइवेंस से कई चीज़ें ऐसी होती हैं। आप देखिए कि इतने सारे घोटाले सामने आए, टेलीकॉम इतना बुरा क्षेत्र में तब्दील हो गया कि इतनी सारी चीज़ें हो गई। कोई ठीक से आज की डेट में जो कंज्यूमर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने में पूरा फेल होते हैं, और कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। तो आपने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, सब कुछ सरकारी तंत्र के हाथ से लेकर के हम देते हैं इंडिपेंडेंट लोगों को या प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, और इंडिपेंडेंटली उनको चलवाएंगे उनसे कि ये आपके नियम है, ये आप कायदे हैं, इसके हिसाब से आप पालन करो। कोयले में अब आप कह रहे हैं कि कोल रेगुलेटर लेके आएंगे, तो ये सवाल है कि एक तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा जितना मजबूत होना चाहिए था, कंपटीशन कमीशन हमने बना लिया। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि रेगुलेटरी जो है ये बॉटलनेक बन जाता है अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलेशन। दोनों बातें हैं। देखिए, उसमें अगर किसी के हित साधने के लिए जो एक बड़ा सामने आया था मामला डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन के मामले में, तो वो सबके सामने है। इस तरीके की और भी चीजें हैं। अब ये बहुत लोग जानते हैं किस किस तरीके से काम होते हैं। तो सवाल है कि फाइन बैलेंस जिसे कहा जाता है बिल्कुल नहीं है, और ये वही सिस्टम तो आगे बढ़ जाता है।
या तो आप टेक्नोक्रेट ले आइए और वाकई उस क्षेत्र के जो जाने माने और मजबूत लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लाइए। लेकिन पहले से पता होता है कौन लोग कहाँ आएंगे। तो ये जो सिस्टम है आपने रिवलाइज तो कर दिया, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात मेहरा जी कर रहे हैं, तो रिफॉर्म सिर्फ ऐसे थोड़े कि जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम में बाकी लोग बैठे, पूरा का पूरा होना चाहिए ना, और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म भी होना चाहिए। तो अजय दुआ, ये क्या चीजें सारी मिलकर के है ना। अजय दुआ, क्या किया जाए? आप ये बताइए कि जो बेहतर ग्रोथ के एवेन्यूज हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि तमाम अफ्रीका की तरफ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, भारतीय कंपनियां भी बड़ी तादाद में अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चीन को हम देख रहे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जाहिर है अगर आप बेहतर तरीके से नहीं माहौल देंगे तो कंपनियां वहां जाएंगी। आप FDI खोल दें, बता दें कि इतने फीसद हो गया या उतने फीसद हो गया, लेकिन लेकर कैसे आएंगे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट? मैं इसके लिए 5 संक्षिप्त में सुझाव देना चाहता हूं। पहला है कि ज़मीन को एक्वायर करने के लिए जो कायदा कानून लाना है उसको जल्दी लाया जाए। पिछले 4 या 5 साल में हमारे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत प्रोजेक्ट ज़मीन के बिना अड़चन में है। दूसरा, आज आपको देश में ज़्यादा मिनरल्स, खाद्य पदार्थ ज़मीन से निकालने के लिए खाने को जो आपने रिस्ट्रिक्शन डाली है वो जल्दी से जल्दी मिटाइए। कोयला जो सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट इन पावर का फ्यूल बन गया है, आज आपको 20 से 25% आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि आप कोल का जो नेशनलाइजेशन एक्ट था, आप में पॉलिटिकल विल नहीं है कि उसको रिविजिट किया जाए। और कोयले के कारण हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं वो ठीक है जी, हमारे हाथ में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन नहीं है, हम बाहर से लाते हैं, पर कोयला तो आपके पास है, आप उसको क्यों नहीं ज़्यादा निकालते? और इंस्टेड ऑफ दैट हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम अपने कायदे कानून को संशोधित नहीं करना चाहते। तीसरा, मैं चाहूँगा कि आज जो रुपया आपका स्लाइड डाउन हो रहा है, वो कई चीज़ें उसका हम फायदा ले सकते हैं। एक, सोने के आयात के ऊपर हम बहुत किस्म से कंट्रोल ला सकते हैं, कोयले के ऊपर ला सकते हैं, ऑयल गैस फर्टिलाइजर पे शायद नहीं ला सकते, कारण हमें वो आयात करने पड़ते हैं, वो आप देखिए। चौथा, मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने बात किया रेगुलेटर्स की, अब बहुत सेक्टर्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइडर भी है, गवर्नमेंट रेगुलेटर भी है, गवर्नमेंट ही सब चीज़ कर रहा है। उसके अंदर कोयला, सड़क, शिपिंग, ये 3 महत्व के सेक्टर हैं जिसके अंदर अभी तक आप रेगुलेटर की बात नहीं कर पाए। कोयले का अभी भी कह रहे हैं कोयला रेगुलेटर आएगा, पर हम कह रहे हैं कि कीमत तय करने का कोयले का हम उसके हाथ में नहीं देंगे। जल्दी से बात खत्म कब तक हम ऐसी चीजें कर सकते हैं? बिल्कुल जी चौथा, मैं कहना चाहूंगा कि आप FDI को FDI के कायदा और ज्यादा पॉलिसी का इश्यू नहीं है, जो उनके साथ कनेक्टेड रूल्स रेगुलेशंस है, कृपा करके उसको पूरा देखिए। आपने रिटेल खोला, रिटेल में आपने बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, समय बिल्कुल मेरे पास समाप्त हो रहा है। एसके सरकारी बताइए कि इंडस्ट्री और क्या देखना चाहती है सरकार से? 3 संक्षेप में बातें मुझे बताइए, क्या चाहती है इंडस्ट्री? एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को कभी अलग मत कीजिएगा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स इकट्ठे चलते हैं। बैड इकोनॉमिक्स, आप पॉलिटिशियन कहता है कि बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, ये बात सही नहीं है। बैड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अगर आज आप यूपी में देखें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वहां पे अगर आप देखें जो केन शुगर केन के ग्रोअर्स हैं, उनकी लायबिलिटी आज पहुंच चुकी है 5,800 करोड़। आप मिल ओनर्स को कह रहे हैं कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, आपको FIR आपके दर्ज करेंगे आपके खिलाफ। सी आप एक ऐसा क्यों एक इंडिकेशन दे रहे हैं जिससे एक घबराहट सी पैदा हो जाए? आप बिजनेस क्लाइमेट को क्यों बिगाड़ना चाह रहे हैं? इसको प्लीज मत बिगाड़िए, इसको जरा देखिए। और जहां तक हमारे हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, और कई दफा हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की इंपोर्ट हमारी इतनी ज्यादा है, कोयले की इंपोर्ट हमारी इतनी ज्यादा है। कोयला हमारा इंडोनेशिया से आता है। हमने कभी ये सोचा है कि इंडोनेशिया से जो हमारा कोयला आता है उसका GCV होता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। विस्तार में जाने का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि जो माहौल है वो बेहतर होना चाहिए, बिजनेस का, कारोबार का माहौल होना चाहिए। बहुत आखिरी बात अरुण मायरा जी, ये बताइए कि चुनाव के जिस मुहाने पर सरकार खड़ी है, हम जानते हैं कि जहां नीतियां बनती हैं आप उसी गलियारे से आते हैं, क्या वाकई सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि इस वक्त कुछ बदलेगा, ये संभव है? जी देखिए, हम बात जो कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की, ये इसमें पॉलिटिकल पार्टी सब सहमत हैं, सबका फायदा होगा, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है।
ये एफडीआई की बात नहीं है कि इंश्योरेंस की एफडीआई या एफडीआई रिटेल की एफडीआई। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में सब सहमत हैं, जी तो इलेक्शन हो या ना हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। सब लोग सहमत हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स में, परंतु गवर्नमेंट को इसके ऊपर तगड़ा ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि केंद्र में जो है वो सुधार और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कितनी भी स्कीमें आप ले आएं, लेकिन जब तक ज़मीन पर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, जब तक शायद कुछ भी मुमकिन नहीं है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।